जो है वो क्लास 10 की आपका साइंस को देखने वाले हैं। और आप सभी मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ को जो है कंप्लीट करा रही हूँ। तो चलिए क्लास 10 के जो है वो एनसीईआरटी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर बात करें चैप्टर का, तो ये जो है चैप्टर का नाम जो है वो 5 है, तत्वों का जो है आवर्त वर्गीकरण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सूची 1 को सूची 2 से आपका सम्मिलित कीजिए और सही वो आपका जो है उत्तर बताना है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि वुल्फ आपका गोंग डुबेराइनर जो है वो स्पेशली आपका कार्य सिद्धांत है और ये वैज्ञानिक के नाम है। तो ये किससे संबंधित है? तो तुरीक के नियम से संबंधित है। आपका जो है वो जॉन न्यूटन से किससे संबंधित है? तो अष्टक सिद्धांत है। तो पहला आपका जो है पहला का 2 हो जाएगा और जॉन न्यूटन जो है वो अष्टक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, दमित्री इवानोविच आपका जो है मेंडलीव क्या हो जाएगा? आवर्त तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक आपका क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हेनरी मोजले क्या हो जाएगा? तो आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा। ठीक है, 2143 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 2143 जो है वो बी में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त आपका जो है सूची को सम्मिलित कीजिए। वुल्फ आपका गंग डुबेराइनर क्या है? तो आपका तुरिक नियम है। जॉन न्यूलैंड्स किससे संबंधित हो? तो अष्टक सिद्धांत से संबंधित है। दमित्री इवानोविच मेंडलीव जो है किससे संबंधित है? तत्व की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास से संबंधित है। हेनरी मोजले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी से संबंध रखते हैं। इस तरह विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य कथन आप बताना है। मेंडलीव ने आपका जो है तत्वों को उनके जो है परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम तथा आपका रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो स्पेशली ये सही है मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में। आगे बताया जा रहा है कि मेंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी में कुछ अपरिक्त जो है वो कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। मेंडलीव ने जो है वो अपने आवर्त सारणी में अक्रिय जो है गैसों को एक विशिष्ट स्थान आपको प्रदान किया। तो ये गलत है, आपका जो 1 और 2 ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी में आपका तत्वों को उनके परमाणु आपका द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा आपका रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके जो है वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। अतः जो है वो कथन एक सही हो जाएगा। मेंडलीव ने अपनी जो है आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े और इन खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की। ठीक है, अतः जो है वो आपका 2 सही हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें अनुपस्थित थे क्योंकि तब तक जो है अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आपका 3 गलत हो जाएगा। तो दिया गया नहीं था यहाँ पे जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में विचार करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर बताना है। तो पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है कि वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। बिल्कुल सही है। तत्वों के समस्थानिक उनके जो है आपका जो है वो सारणी के आवर्त नियम के लिए जो है चुनौती थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उनकी सारणी में एक जो है तत्व से आपका दूसरे तत्व की ओर आपका आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सही पूछा गया था तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन जो है वो सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है उपस्थित मुख्य कमियां जो है वो निम्नलिखित है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है तथा आपका जो साथ ही दूसरे और जो हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी जो है वो द्विपरमाणु कणों के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन के ऐसे व्यवहार के आपका कारण उसे आवर्त सारणी में नियत स्थान पर आपका रखना संभव नहीं था। मेंडलीव ने भी जो है अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो तैयार होने से के जो है वो काफ़ी समय बाद असमस्थानिकों का पता चला। चूँकि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके जो है वो परमाणु आपका द्रव्यमान भिन्न होते हैं, इसलिए सभी जो है तत्वों के समस्थानिक उनकी जो है सारणी के आवर्त नियमों के लिए जो है चुनौती थे।
उनकी जो है वो सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान जो है नियमित रूप से आपका नहीं बढ़ते, जिससे यह अनुमान लगाना जो है कठिन हो गया कि दोनों तत्वों के बीच कितने आपका तत्व खोजे जा सकते हैं। ठीक है, विशेष करके भारी तत्वों पे विचार करें तो इससे भी अधिक कठिनाई होती है। तो ये आपने देखा 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में आपको विचार करना, सत्य बताना है। इसमें जो है वो तत्वों के गुणधर्म, उनकी जो परमाणु संख्या का जो है आवर्ती फलन होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 7 समूह तथा आपका 8 जो है आवर्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका पहला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल को भी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु संख्या से जो है वो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, और एक तत्व से दूसरे तत्व पर आपका जाने से इस संख्या में जो है एक की वृद्धि होती है। तत्वों को उनकी जो है परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आपका आवर्त सारणी कहा जाता है। इस आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इसीलिए आपका एक सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व आपका स्तंभ है, जिन्हें हम समूह कहते हैं। 18 समूह हो जाएंगे, और 7 जो है वो पंक्तियां कहते हैं, जिसको आवर्त हो जाएगा। तो आवर्त कितना हो जाएगा? आवर्त जो है वो 7 हो जाएगा, और जो है वो समूह कितने हो जाएंगे? तो आपका 18 हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। चलिए ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आवर्त जो है 7 हो जाएगा और समूह 18 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो इनकरेक्ट था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में आपका जो है सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सही है। प्रत्येक आवर्त जो है वो दर्शाता है कि एक नया आपका कोश इलेक्ट्रॉन से भरा गया है, तो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि आवर्त से जो है वो बाईं से दाईं ओर जाने पे जो है परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में जो है वो आपका ऊपर से नीचे जाने पे जो है वो परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से आपका नीचे जाने पे आकार बढ़ेगा, और जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो आपका त्रिज्या घटेगी। तो यही आपका आवर्त में बताया जा रहा है कि आपका जो है बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगी आपका परमाणु त्रिज्या, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और बताया जा रहा है क्या कि धातु का विलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में जो है वो नीचे जाने पे घटता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इनकरेक्ट है, ही पूछा गया था हमसे। एक ही समूह के जो है सभी तत्वों की संयोजकता आपका इलेक्ट्रॉनों के समान आपका जो है वो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आवर्त आपको प्रत्येक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न, परंतु आपका कोशों की संख्या समान होती है। जबकि समूह में आपका नीचे जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आवर्त में जो है बाईं से आपका जो है दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश की जो है बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज जो होता है क्या होता है कि आपका घटता है। चूँकि नीचे की ओर जाने पर जो है एक नया आपका कोश जुड़ता जाता है, जिससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश की जो है वो दूरी बढ़ जाती है। इसलिए समूह में जो ऊपर से आपका नीचे जाने पर नाभिक का जो है वो आवेश बढ़ने के बाद भी जो है वो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, जहाँ अधातुएं आपका जो है विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन आप और जो आपका जहाँ एक बार फिर से देखिएगा, जहाँ धातुएं जो है विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अबंध जो है वो बनाने वाले प्रवृत्ति की होती है, वहीं जो है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जो है धातु विद्युत आपका धनात्मक होती है। आवर्त में जो है वो संयोजकता कोश पर लगने वाला जो है प्रभावी नाभिकीय आपका कोश जैसे जैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो है वो प्रवृत्ति घटती जाती है। समूह में जो है वो नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाले जो है वो प्रभावी आपका जो है नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से आपका दूर होते हैं। इसी कारण यह जो इलेक्ट्रॉन सुगमता आपका पूर्वक निकल जाते हैं, इसलिए धातु का विलक्षण आवर्त में आपका घटता है तथा समूह में नीचे जाने पे बढ़ता है। इसलिए आपका कथन डी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से कौन से जो है वह तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो यहाँ सही बताना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो कार्बन हो जाएगा,
और आपका अगला क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो प्रदर्शित नहीं करते, तो कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया। और बोरॉन जो है वो प्रदर्शित करता है धातु अधातु के गुण, और सिलिकॉन भी करता है, जर्मेनियम भी करता है। 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका जो है तत्व में कार्बन आयोडीन अधातुएं है, ये जो है केवल अधातुएं के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अतः आपका विकल्प सी जो है सही उत्तर है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो रेखा धातुओं को अधात्विक से जो है वो आपका अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पे आने वाले तत्व ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, यूरेनियम, टेल यूरेनियम तथा पोलोनियम आपका धातु एवं जो है धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें जो है वो आपका अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं। तो ये आपने देख लिया। चलिए आप जो है वो 6 चैप्टर को देखते रहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित है, जैव प्रकर्म जो है वो स्पेशली चैप्टर का नाम है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। जैव प्रकर्म सही शरीर के जो है वो बाहर आज ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के जो विघटन में इसका जो है वो उपयोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। श्वसन वे सभी आपका प्रकरण जो सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कोई भी सम्मिलित नहीं है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर के बाहर जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खास स्रोत के विघटन में इसका जो है उपयोग श्वसन कहलाता है। आगे 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है सही बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव को जो है भोजन ग्रहण करने, उसके अलावा गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के जो उत्सर्जन के लिए किसी आपका विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी जो कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि पहला जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि एक कोशिकीय जीव की जो है पूरी तरह जो है वो पर्यावरण पूरी सतह जो है पर्यावरण के संपर्क में आपका रहती है, इसलिए उन्हें जो है भोजन ग्रहण करने और गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए जो है किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आपका कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों का आकार जो है वो बड़ा और शारीरिक विकल्प अधिक जटिल होता है। उनमें जो है विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो है भिन्न-भिन्न अंग विशिष्टीकृत आपका होते हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों में सभी जो है कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में आपका नहीं रह सकती हैं। इसलिए साधारण विषय सभी जो कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति आपका नहीं कर सकता। इसलिए कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सही नहीं है 3 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वपोषी आपका जीवों का कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका पूरी होती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि पौधे द्वारा आपका प्रयुक्त आपको कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा जो है वो ग्लाइकोन के रूप में जो है वह संचित कर लिया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। मानव जो है शरीर भोजन से जो है प्राप्त ऊर्जा का कुछ जो है भाग मंड के रूप में संचित कर होता है, तो ये आपका जो है वो गलत है। 2 नंबर और 3 नंबर भी गलत है, तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो आपका 2, 3 सही नहीं है। ठीक है, स्वपोषी जो है वो जीवों को की जो है कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं जो है आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, इसलिए आपका कथन 1 सही है। पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा जो है मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, जबकि मानव शरीर में जो है वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इसीलिए कथन आपका 2 और 3 जो है वो सही है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है डियर कि आपको सही बताना है, तो चलिए हम लोग कथनों पे पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में स्वपोषी द्वारा जो है बाहर से आपका लिए गए पदार्थ को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकरण में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में जो है वो आपको कथनों पे विचार करना है। क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो सत्य हो जाएगा।
उपरोक्त सभी जो है वो कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो है वो पोषी द्वारा जो है बाहर से आपका लिए गए पदार्थों को आपका संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। ये पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में जो है वो लिए जाते हैं, जो सूर्य के जो प्रकाश एवं जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यह जो है वो कार्बोहाइड्रेट पौधों का जो है ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के इस जो है प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण का जो है अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल अणुओं का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। उसके अलावा जो है यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण जो है तत्काल एक के बाद जो है दूसरा हो। उदाहरण के स्वरूप बात करें तो मरुद्भिद आपका पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ आपका उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ये आपने देख लिया। ये चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे के संदर्भ में जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि पहले ऑप्शन में इनमें जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक जो कोशिकांग में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इनमें जो है वो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है और तना एवं जड़ें इस जो आदान प्रदान में भाग नहीं लेते। तो ये अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो है वो आपका मृदा से जो है प्राप्त नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो 1 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा, 2 जो है वो असत्य है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि पौधे में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, इसलिए आपको कथन एक सही है। पौधे में वायुमंडल से आपका गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों की सतह, तना एवं जो है वो जड़ों से भी होता है। अतः जो है वो कथन आपका 2 गलत है। पौधे जो है वो आपका जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम एवं जो है वो अन्य आवश्यक जो है वो आपका पदार्थ मृदा से प्राप्त होते हैं। ये मृदा से जो है प्राप्त नाइट्रोजनों को कार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में जो ग्रहण करते हैं। अतः कथन 3 सही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है 6 नंबर प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहले फफूंद यानी ब्रेड मोल्ड की बात करें। फफूंद और ईस्ट में जो है बोझ पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है, उसके जो है बाद उसका अवशोषण होता है। बिल्कुल सही है। सभी एककोशिकीय जीवों में जो भोजन आपका संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। कुछ आपका जीवों में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के जो है बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद इसका अवशोषण होता है। फफूंद हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम आदि जो है कवक किसके उदाहरण है। अन्य जीव पहले जो है वो संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद इसका पाचन उनके शरीर में होता है। आगे बताया जा रहा है कि सामान्यतः एक जो है कोशिकीय जीवों में भोजन आपका संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। अमीबा इसका उदाहरण है, परंतु पैरामीशियम में ऐसे नहीं होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय आपका जीव है। इसकी जो है वो कोशिका एक आपका निश्चित आकार होता है। कोशिका का जो है एक निश्चित आकार होता है और भोजन एक स्थान से दूसरे आपका जो है एक स्थान से ही आपका ग्रहण किया जाता है, इसलिए आपका जो है 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा डियर। चलिए 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सही है। तो सबसे पहले जो है भोजन के समय मुख में आने वाले लार के संदर्भ में यहाँ पे देखना है, तो बताना है कौन सही हो जाएगा। यह जो है लाला आपका ग्रंथि यानी स्पेशली आपका सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक आपका जो है रस बिल्कुल सही है। इसमें लार जो है एमिलेस यानी सलाइवरी आपका एमाइलेस जो है नामक आपका एंजाइम उपस्थित होता है, जो मंड को शर्करा में तोड़ता है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो दोनों कथन जो है वो सही है। भोजन के समय मुख में आने वाले लाला ग्रंथि से जो है वो आपका निकलने वाले एक रस है, जिसे लाला आपका रस अथवा जो है लार आपका कहते हैं। लार में जो है लार एमिलेस नामक जो एंजाइम उपस्थित होता है, जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पूर्ण 8 नंबर प्रश्न में,
तो सबसे पहले बताना है कि भोजन के पाचन के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा आपका श्लेष्मा का स्रवण के संदर्भ में निम्नलिखित जो है वो आपका तत्व पे सही बताना है। तो इनका जो है वो स्रावन शूद्रांश द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में जो है सहायक होता करता है, बिल्कुल सही है। श्लेष्मा आपका आमाशय के आंतरिक स्तर की जो है वो अम्ल से आपका रक्षा करता है। तो 2 सही 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही उत्तर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भोजन के आपका पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल एक प्रोटीन पाचक आपका एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर आपका जो है ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका कथन ये गलत है। हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में जो है वो सहायकता आपका करता है, जबकि श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक जो है स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन आपका 2 और 3 जो है कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा आहार नाल सबसे लंबा है, तो बृहदांश, क्षुद्रांश, आमाशय और ग्रसिका में तो क्षुद्रांश आपको बड़ा हो जाएगा, 9 का ये सही हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो सही उत्तर है। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांश है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह जो है छोटी जगह में आपका उपस्थित होती है। विभिन्न आपका जंतुओं में क्षुद्रांश की लंबाई उनके भोजन के जो है प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में आपका सेलुलोज पकाने के लिए लंबे क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है। मांस का जो है वो आपका पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की जो है क्षुद्रांश आपका जो है छोटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देख लिया पूरा डिटेल सेक्शन को। चलिए आगे। क्षुद्रांश आपका जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो ये क्या है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद जो है वो क्षुद्रांश में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। क्षुद्रांश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो है पूर्ण पाचन का स्थल है, बिल्कुल सही है। क्षुद्रांश भोजन के पाचन के लिए जो पितरस और अग्नाशयी आपका रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाचित जो है वो आपका भोजन पाचित भोजन को क्षुद्रांश की भित्ति द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है, तो आपका कौन जो है वो सही नहीं है, तो आपका सी सही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पाचन प्रक्रिया में जो है वो भोजन आमाशय के बाद जो है क्षुद्रांश में प्रवेश करता है। क्षुद्रांश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए जो है यह आपका यकृत से रस और अग्नाशय का आपका रस का जो है वो प्राप्त करता है। तो अग्नाशय से अग्नाशिक रस प्राप्त करती है। पितरस जो है वो वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त आमाशय से पाए आपका जो है वो अतिरिक्त जो है वो आमाशय से आए अम्लीय भोजन को अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए जो क्षारीय बनाता है। अगर आगे बात करें पीत लमन क्षुद्रांश में उपस्थित जो है वो वसा की बड़ी गोलियों की छोटी आपका गोलियों में खंडित करके उनका जो है मौसीकरण कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयिक आपका रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और मौसीकृत जो है वसा का पाचन करने के लिए एमाइल आपका जो है वो लाइपेज एंजाइम होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मौसीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांश की जो है भित्ति में एक जो है वो ग्रंथि आंत्र रस स्रावित करती है, जिसमें जो है वो उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल एवं जो ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पाचित भोजन को जो है क्षुद्रांश की जो है भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांश में उपस्थित दीर्घरोम जो है वो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल आपको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। 11 नंबर प्रश्न में सही पूछा जा रहा है पौधे के संदर्भ में विचार करते हुए। तो इनमें जो है वो पौधों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। दिन में श्वसन के दौरान निकले आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः जो है वो इनमें दिन में कोई आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं निकलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। सही कौन सा है, तो स्पेशली आपका जो है वो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण
द्वारा होता है। दिन में श्वसन के दौरान आपका बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में आपका प्रयुक्त हो जाती है, इसलिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं निकलती है। अतः इस समय ऑक्सीजन का जो है निकलना ही आपका मुख्य आपका घटना होती है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जलीय आपका जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। बिल्कुल सही है। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही आपका स्पष्टीकरण है, तो 12 का क्या हो जाएगा कि आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली बात करें जलीय जो है वो जीवों की श्वसन आपका दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, क्योंकि जल में जो है विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए आपका जो है कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या अवायवीय श्वसन दोनों ही जो है प्रकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्रिया समान है। तो ग्लूकोज जो है वो आपका जो कि एक आपका जो है 6 कार्बन वाला आपका अणु है का जो है वो 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में जो है वो विखंडन जो है वो ये आपका प्रक्रिया समान होता है अवायवीय और वायवीय श्वसन में, तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। चलिए यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं। बताया जा रहा है कि श्वसन की अवस्था में पहला चरण ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला जो अणु है का 3 कार्बन वाला अणु पाइरूट में जो है वो विखंडन है, जो कि कोशिका द्रव में होता है। इसके जो है पश्चात है पाइरूवेट इथेनॉल और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे किण्वन के समय जो ईस्ट में आपका होता है, चूँकि यह जो है प्रकर्म वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे जो है अवायवीय आपका श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का जो है वो विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 3 जो है वो कार्बन वाले पाइरूवेट की जो है वो अणु को विखंडित होकर के 3 कार्बन जो है वो आपका डाइऑक्साइड के अणु देते हैं। अगले जो उत्पाद के रूप में का जल आपका बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। चूँकि यह जो प्रकर्म आपका वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह जो है वायु आपका श्वसन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि वायवीय आपका श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की आपका तुलना में बहुत अधिक होता है। बिल्कुल सही है। इस जो है वो पूरे प्रकरण में ग्लूकोज का 3 आपका कार्बन वाले अणु जो है वो पाइरूवेट में आपका विखंडन अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रकरणों में समान है, इसलिए आपका कथन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 14 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कोशिका के आंतरोष्मी यानी इंडोथर्मिक आपका क्रियाओं के परिचालन के लिए कार्बन की ईंधन की जो है प्रयुक्त आपका व्यवस्था करता है। ठीक है, तो स्पेशली क्या है ईंधन के लिए की तरह जो प्रयुक्त होता है, तो स्पेशली आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 14 का जो है आंसर क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्पेशली हमारा एटीपी जो है वो क्या करता है कि आपका एटीपी कोशिका की आंतरशोष्मिक आपका क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो आपका एटीपी का आपका 14 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका कोशिका श्वसन से जो है वो मुक्त हुई आपका ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह जो एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए जो ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, इसके विखंडन से एक जो है निश्चित मात्रा में आपको ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली जो है वो आत्मरोष्मी प्रक्रियाओं का जो परिचालन आपका करती है। ये आपने देखे लिया 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मनुष्य में श्वसन दर के संबंध में विचार करना है, तो नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल जो है वो आपका सांस लेने पर आपका वायु को स्पंदित यानी फिल्टर करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। श्वास चक्र के समय जब आपका वायु अंदर और बाहर होती है, तो फुसफुस यानी लंग सदैव आपका जो है वायु का अवशिष्ट आपका आयतन रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोचन के लिए जो है वो आपका पर्याप्त समय मिल जाता है। बिल्कुल सही है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक जो है वो श्वसन आपका वर्णक होता है, जो फुसफुस की वायु में ऑक्सीजन लेकर के उन जो है वो ऊतकों तक पहुँचते हैं जिनमें आपका ऑक्सीजन की कमी है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या
कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल आपका सांस लेने पर वायु को निष्पंदित यानी फिल्टर करने का कार्य करते हैं, जिससे शरीर में होने आपका जो है शरीर में जाने वाले वायु, धूल तथा आपका दूसरी अशुद्धियाँ आपका रहित होती है। इस जो है वो मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस जो प्रकार में आपका सहायक होती है। श्वसन आपका चक्र के समय आपका जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुसफुस यानी लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आपका आयतन रखते हैं, जिससे आपका जो है ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जंतुओं के जो है वो शरीर का आकार बड़ा होने के कारण अकेला आपका विश्वन दाब शरीर के सभी अंगों में आपको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। इसमें जो है उसकी जो है वो आपका दक्षता कम हो जाती है। श्वसन वर्णक किस जो है कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मानव में जो हीमोग्लोबिन नामक आपका श्वसन वर्णक होता है, जो फुसफुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर के उन जो है ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें आपको ऑक्सीजन की कमी है। यह वर्णक लाल आपका रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। उल्लेखनीय है कि यदि मनुष्य के शरीर में विसरण द्वारा आपका जो ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुसफुस से ऑक्सीजन के एक अणु को जो है पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का जो है वो समय लगता है। तो ये आपने देख लिया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा आपका वी ऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से आपका रुकने में सहायक है। मानव हृदय के इस जो है बंटवारे के संदर्भ में आपका जो है कथन पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही आपका कथन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, मानो आपका हृदय का दायां भाग आपका ऑक्सीजनीकृत आपका रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां जो है वो आपका वी ऑक्सीजनीकृत यानी लेफ्ट जो है वो ऑक्सीजनकृत वाला नहीं रहता है, राइट वाला रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च आपका दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव हृदय का दायां और बायां आपका बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा आपका वी ऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से आपका रोकने में सहायक है। मानव हृदय का बायां आपका भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि आपका दायां भाग वी ऑक्सीजनीकृत जो है वो आपका रुधिर, अतः जो है वो आपका कथन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर डिटेल की बात करें तो इस जो है तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। उल्लेखनीय है कि पक्षी और स्तनधारी शरीर की आपका जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है के लिए यह जो है बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कथन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि विभिन्न जंतुओं के शरीर के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में जो है वो आपका निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही बताना है। तो जल, स्थल, चर तथा आपको बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा आपको भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ समय तक जो है वो मिलान भी सहन कर लेते, बिल्कुल सही है। मछलियों के शरीर में दोहरा आपका परिसंचरण अनुपस्थित होता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन जो है वो सही है। जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे जो है सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय आपका हृदय होता है, और ये जो है ऑक्सीजनीकृत तथा भी ऑक्सीजनीकृत आपका रुधिर धारा का कुछ सीमा तक जो है मिलान भी सहन कर लेते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जहाँ से जो है रुधिर क्लोम में आपका भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनीकृत होता है और सीधा जो है शरीर में आपका भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के जो शरीर के एक चक्र में आपका केवल एक ही रुधिर आपका हृदय में जाता है, जबकि अन्य जो है कशेरुकों में प्रत्येक चक्र में यह 2 आपका बार हृदय में जाता है। इसे जो दोहरा परिसंचरण आपका कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम रक्तदाब के बारे में बात करें तो सही बताना है। तो रक्तदाब के बारे में विचार करना है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में आपका अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। मनुष्य में सामान्य प्रकुचन दाब 120 mm यानी पारा तथा आपका अनुशीतलन दाब जो है वो लगभग 80 mm यानी पारा होता है, बिल्कुल सही है ये। ह्यूमन में कितना होता है, तो 120 आपका जो पारा होता है अनुशीतलन
शीतलन में 80 से आपका पारा होता है। इसको मापने के लिए जो है स्फिग्मो आपका मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर जो है वो नामक यंत्र का जो है वो आपका उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है, 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमसे सही ही पूछा था, तो बी आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के जो है वो विरुद्ध जो आपका दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक आपका होता है, इसलिए आपका जो है क्या होता है कि धमनी में होता है, शिरा में कम होता है। ठीक है, इसलिए गलत था, उल्टा कर दिया गया था। धमनियों के अंदर जो है रुधिर का दाब आपका नीले प्रकुचन यानी संकुचन के दौरान प्रकुचन दाब और नीले अनुशीतलन आपका जो है यह शीतलन के दौरान जो अनुशीतलन दाब कहलाता है। मनुष्य में सामान्य आपका प्रकुचन दाब 120 mm यानी पारा और अनुशीतलन आपका दाब लगभग जो 80 mm पारा होता है, इसलिए कथन आपका 2 सही है। इसको मापने के लिए जो है स्फिग्मो मैनोमीटर नामक यंत्र का जो उपयोग आपका जो है किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। 90 नंबर प्रश्न में देखिएगा। 90 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन जो है वो सही नहीं है। शिराएँ रुधिर को जो है हृदय से आपका शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियाँ विभिन्न अंगों से आपका रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। आगे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर जो है वो आपका रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट कोशिकाएं रुधिर का थक्का बना करके मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, ये सही है। लसिका एक अन्य द्रव्य जो वहन में आपका सहायक है, जिसे उत्तक जो है वो तरल भी कहते हैं, ये भी सही है। पाचित और शुद्रांशित द्वारा जो है अवशोषित आपका वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला आपका क्या है, सही नहीं है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ए ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट है। धमनियाँ रुधिर को आपका जो है हृदय से आपका शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि शिराएँ विभिन्न जो अंगों से रुधिर एकत्र करके जो है वो वापस हृदय में लाती है, इसीलिए आपका कथन ये गलत है। अन्य सभी जो है वो कथन सही है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, क्योंकि रुधिर जो है वो हृदय से आपका दाब के साथ निकलता है। रुधिर वाहिकाओं में जो है रक्तस्राव होने पर जो है वो रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का जो है थक्का बना करके मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, लसिका एक जो है अन्य द्रव है जो वहन में आपका सहायक है, जिससे आपका उत्तक आपका तरल भी कहते हैं। पाचित और शुद्रांशित द्वारा जो अवशोषित वसा का जो है वहन लसिका द्वारा होता है, तो ये आपने देख लिया। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा जो है पादपों के संदर्भ में आपका सही है। सबसे पहले जो है पहला ऑप्शन है कि आपका जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज आपका लवणों का वहन करता है, बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन आपका जल के अवशोषण और जो है वो आपका जलों से आपका जड़ से जो है पत्तियों तक जल एवं उसमें विलय आपका खनिज लवणों के उप परिमुखी गति में सहायक होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के जो है नियमन में भी आपका सहायक है, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो कथन आपका सही हो जाएगा। जाइलम आपका मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। वाष्पोत्सर्जन से एक जो है चूषण आपका बल उत्पन्न होता है, जो आपका जड़ों को आपका जो है जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन आपका जल के अवशोषण और जड़ से जो है वो पत्तियों तक जल एवं उसमें आपका विलय खनिज लवणों के उपरिमुखी गति में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि जल और मृदा के जो है मध्य आपका आयन सांद्रण में आपका अंतर के कारण उत्पन्न दाब से भी आपका जल ऊपर की ओर धकेला जाता है, परंतु यह जो है वो आपका दाब पादपों की अधिक ऊंचाई के कारण जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में आपका पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपका पादप उत्सर्जनों में आपका उत्पन्न चूषण अथवा चूषक बल का जो है वो प्रयोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन आपका जो है पादपों के तापमान के नियमन में भी सहायक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कहा जा रहा है कौन सा सही है, तो पादपों के संदर्भ में विचार करना है। फ्लोएम आपका जो है प्रकाश संश्लेषण के आपका उत्पादकों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पादपों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम में जो है पदार्थ का जो है स्थानांतर ऊर्जा के उपयोग में आपका पूरा होता है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, तो आपका जो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपको दोनों कथन सही है। फ्लोएम आपका प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों के साथ-साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को आपका पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचाता है। ये पदार्थ जो है विशेष रूप से जड़ के जो है भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले जो अंगों में आपका ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य जो पदार्थों का स्थानांतरण आपका संलग्न साथी कोशिका की आवश्यकता कोशिका की सहायता से चलनी आपका नलिकाओं में परिमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाएं में होता है। जहां आपका जाइलम द्वारा जो है परिवहन सामान्य आपको भौतिक आपका बालों द्वारा समझा जा सकता है, वहीं फ्लोएम में आपको पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग में पूरा होता है। सुक्रोज जैसे आपका पदार्थ फ्लोएम आपका ऊतकों में एटीपी से आपका प्राप्त ऊर्जा से ही आपका स्थानांतरित होते हैं। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो मानव आपका उत्सर्जन तंत्र से विचार करना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो वृक्क आपका रुधिर से नाइट्रोजनी आपका वर्जन्य पदार्थ यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करने का काम करता है वृक्क, तो बिल्कुल सही है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदक जो है एकक उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृक्क द्वारा हुए आपको प्रारंभिक आपका निस्यंदक में बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण आपका मूत्रवाहिनी में होता है, तो ये भी आपका सही है। तो स्पेशली आपका जो है वो सही जो है वो सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों जो है कथन सही है। वृक्क आपका रुधिर से नाइट्रोजनी आपका वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को अलग करने का काम करता है। इस कार्य के लिए प्रत्येक आपका वृक्क के अंदर नेफ्रॉन यानी वृक्काणु नामक निस्यंदक एकक उपस्थित होते हैं, तो ये सही है। वृक्क द्वारा आपका हुए आपका प्रारंभिक निस्यंदक में बचे पदार्थों जैसे आपका ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में आपका जल का चयनित जो है वो पुनरावशोषण मूत्र वाहिनी में होता है। मूत्र वाहिनी आपका वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, जहां आपका मूत्र भंडारित रहता है। यह मूत्राशय पेशी होता है, अतः यह तंत्रिका आपका जो है वो नियंत्रण में होता है। तो ये आपने देख लिया। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही है। आपका निम्नलिखित में से जो है कौन से पदार्थों में पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना, बिल्कुल सही है। गिरती पत्तियाँ भी हैं, आपका सही हो जाएगा। रेजिन और गोंद हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सारे सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि उपयुक्त विकल्प आपका डी सही उत्तर है। पादप से अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए विविध आपका तकनीक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आपका कोशिका रिक्तिका में संचित किए जाते हैं। गोंद एवं रेजिन के रूप में आपका निकाले जाते हैं। पौधे से आपका गिरने वाले जो पत्तियों में भी जो अपशिष्ट संचित रहते हैं। साथ ही जो प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी जो अपशिष्ट उत्पाद आपका कही जा सकती है। पौधे अतिरिक्त आपका जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा डियर। यहाँ पे जो है वो नियंत्रण और समन्वय को अगले वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।